बेबस पीड़िता। दिल्ली के 3 दरिंदे और खौफनाक वारदात। दिल्ली का सराय काले खां इलाका हमेशा हलचल से भरा रहता है, लेकिन 10 और 11 अक्टूबर 2024 की दरमियानी रात इस इलाके ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक वारदात देखी। यह घटना एक ऐसी महिला की दर्दनाक कहानी है जिसने उस रात अपने जीवन का सबसे भयानक अनुभव सहा। रात का अंधेरा और लाल कुर्ता पहने महिला। रात करीब 12 बजे का समय था। सराय काले खां का इलाका खामोश था। रवि दुबे, जो कबाड़ का व्यापारी था और शराब के नशे में धुत था, अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। चलते चलते उसकी नजर सड़क किनारे बैठी एक महिला पर पड़ी। महिला ने लाल कुर्ता पहन रखा था और उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वह मानसिक रूप से परेशान है। रवि ने तुरंत समझ लिया कि महिला कमजोर और लाचार है। उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसने महिला को बहलाने फुसलाने की कोशिश की। महिला की बेबसी का फायदा उठाते हुए रवि उसे पास की एक सुनसान जगह पर ले गया। शुरू हुई दरिंदगी। सुनसान जगह पर पहुंचते ही रवि ने महिला के साथ दरिंदगी शुरू कर दी। महिला ने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमजोर स्थिति ने उसकी आवाज को दबा दिया। रवि की अमानवीयता खत्म नहीं हुई थी कि वहां आशीष गुप्ता आ गया। आशीष, जो इलाके में भिखारी के रूप में जाना जाता था, नशे में धुत था। उसने रवि को महिला के साथ देखा तो उसके भीतर की हवस जाग उठी। वह भी इस जघन्य अपराध में शामिल हो गया। दोनों ने मिलकर महिला को यातनाओं की हद तक पहुंचा दिया। तीसरे दरिंदे की एंट्री घटना यहीं खत्म नहीं हुई। रात करीब 1:30 पर वहां से संजय वर्मा गुजरा, जो एक ऑटो चालक था। उसने भी शराब पी रखी थी। उसने जब रवि और आशीष को महिला के साथ देखा तो उसके अंदर का इंसान मर चुका था। उसने भी इस घिनौने अपराध में हिस्सा लिया। तीनों ने बारी बारी से महिला को अपना शिकार बनाया। महिला की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह न बोल पा रही थी, न चल पा रही थी। लेकिन दरिंदों का पागलपन यहीं नहीं रुका। संजय की नई साजिश। जब उनकी हवस शांत हो गई तो संजय ने महिला को अपने ऑटो में जबरन बिठा लिया। वह उसे दूसरे सुनसान इलाके में ले गया। वहां उसने एक बार फिर से महिला के साथ बलात्कार किया। इसके बाद संजय ने महिला को सराय काले खां के पास सड़क किनारे फेंक दिया और फरार हो गया। सुबह से पहले की चीखें। रात के करीब 3:15 एक राहगीर, जो सेना में अफसर था, उस रास्ते से गुजरा। उसने सड़क किनारे महिला को पड़ा देखा। लाल कुर्ता पहने महिला का शरीर खून से लथपथ था और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि महिला की हालत बेहद गंभीर है। नई सुबह पर डर के साए महिला, जो अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, ने जैसे तैसे पुलिस और डॉक्टरों को यह संकेत दिया कि वह अपने साथ हुए अत्याचार को बताने के लिए तैयार है। सीमा की हालत और बयान। अस्पताल के आईसीयू में भर्ती सीमा की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों को कई सर्जरी करनी पड़ी। उसकी चोटें न केवल शारीरिक थीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी वह पूरी तरह टूट चुकी थी। डॉक्टरों और पुलिस ने जब उसके बयान दर्ज किए तो वह सिसकियों और डर के बीच एक एक बात बताने की कोशिश करती रही। सीमा ने बताया कि वह अपने मायके से निकली थी क्योंकि घरेलू विवाद और अत्याचार से परेशान थी। उसने उम्मीद की थी कि शायद सड़कों पर उसे सुकून मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि इंसानों के भेष में दरिंदे उसका इंतजार कर रहे हैं। मीडिया का दबाव और समाज की प्रतिक्रिया। घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और इसे सराय काले खां गैंगरेप केस नाम दिया। हर चैनल और अखबार में इसी घटना की चर्चा हो रही थी। लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी दोषियों को फांसी देने की मांग करने लगे। जस्टिस फॉर सीमा के बैनर हर जगह लहराने लगे। जांच की शुरुआत। घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम बनाई गई। टीम में क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस के अनुभवी अफसरों को शामिल किया गया। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल की घेराबंदी की और वहां मौजूद किसी भी सुराग को इकट्ठा करना शुरू किया। सड़क किनारे जहां महिला पड़ी मिली थी, वहां से कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह की तलाशी ली गई। इस इलाके में पुलिस को टूटी चूड़ियां, फटे कपड़े
और खून के निशान मिले। इन सबूतों को फॉरेंसिक टीम को भेजा गया। सीसीटीवी फुटेज का सहारा पुलिस को पता था कि सराय काले खां का इलाका प्रमुख मार्गों से जुड़ा है और यहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अधिकारियों ने तुरंत आसपास के इलाकों के कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। रात 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक के फुटेज में पुलिस ने एक संदिग्ध ऑटो को देखा। उस ऑटो में एक लाल कुर्ता पहने महिला को बैठते हुए देखा गया, जिसे संजय वर्मा चला रहा था। आगे की फुटेज में संजय का ऑटो एक सुनसान इलाके की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। चश्मदीदों के बयान पुलिस ने इलाके के कुछ ऑटो चालकों, दुकानदारों और वहां से गुजरने वाले राहगीरों से पूछताछ की। एक ठेले वाले ने बताया कि उसने रवि दुबे को देर रात महिला के साथ देखा था। वहीं एक अन्य गवाह ने आशीष गुप्ता को उस जगह के पास घूमते हुए देखा था। इन बयानों से यह स्पष्ट हो गया कि रवि, आशीष और संजय इस घिनौने अपराध में शामिल थे। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी पुलिस ने रवि, आशीष और संजय की पहचान करने के बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी की योजना बनाई। 1. रवि दुबे की गिरफ्तारी। रवि दुबे को सुबह सुबह उसके घर से गिरफ्तार किया गया। वह गिरफ्तारी के समय भी शराब के नशे में पाया गया। पहले तो उसने मामले से अनजान होने का नाटक किया, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान का हवाला दिया तो वह टूट गया और अपराध कबूल कर लिया। 2. आशीष गुप्ता की गिरफ्तारी। आशीष, जो इलाके में भिखारी के रूप में जाना जाता था, अक्सर रेलवे स्टेशन के पास रहता था। पुलिस ने उसे वहीं से पकड़ा। गिरफ्तारी के समय भी वह नशे में धुत था। आशीष ने शुरुआत में आरोपों को झूठा बताया, लेकिन जब पुलिस ने उसे फॉरेंसिक सबूत दिखाए तो उसने अपना गुनाह मान लिया। 3. संजय वर्मा की गिरफ्तारी। संजय वर्मा, जो ऑटो चालक था, घटना के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने उसका पता लगाने के लिए उसके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की। उसे 2 दिन बाद उसके गांव से गिरफ्तार किया गया, जहां वह छिपा हुआ था। आरोपियों से पूछताछ गिरफ्तारी के बाद तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान रवि ने सबसे पहले यह कबूल किया कि उसने महिला को लाल कुर्ता पहने सड़क किनारे बैठे देखा था और उसे सुनसान जगह पर ले गया। आशीष ने स्वीकार किया कि उसने रवि को महिला के साथ देखा और उसके साथ शामिल हो गया। संजय ने स्वीकार किया कि उसने महिला को ऑटो में बिठाया और फिर उसके साथ दोबारा अपराध किया। तीनों ने यह भी माना कि उन्होंने अपराध को अंजाम देने के बाद महिला को लहूलुहान हालत में छोड़ दिया। फॉरेंसिक सबूत और डीएनए रिपोर्ट पुलिस ने घटना स्थल से मिले सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। डीएनए रिपोर्ट ने यह पुष्टि की कि अपराध स्थल पर मिले खून और अन्य सबूत आरोपियों से मेल खाते हैं। पुलिस का अभियान और सख्त कार्रवाई, दिल्ली पुलिस ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। सभी आरोपी पहले से ही गिरफ्तार थे और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट और सीमा के बयान ने केस को मजबूत बना दिया। अदालत की सुनवाई और न्याय की लड़ाई। जब पुलिस ने रवि, आशीष और संजय के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की तो मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। यह केस इतना क्रूर और जघन्य था कि इसे दुर्लभतम मामलों में शामिल किया गया। न्यायालय ने इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनने का फैसला किया ताकि पीड़िता और समाज को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। अदालत में आरोपियों का रवैया सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी अदालत में पेश किए गए। उनकी चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने अपने वकीलों के जरिए यह तर्क देने की कोशिश की कि घटना शराब के नशे में हुई और उनकी मंशा ऐसी घिनौनी हरकत करने की नहीं थी। लेकिन न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कर दिया कि शराब पीने का बहाना कानून की नजर में किसी भी तरह के अपराध को कम गंभीर नहीं बना सकता। गवाहों और सबूतों की ताकत। अदालत में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और चश्मदीद गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। सीसीटीवी फुटेज में रवि और आशीष को सीमा के पास जाते और उसे सुनसान जगह पर ले जाते हुए देखा गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए साक्ष्य ने यह पुष्टि की कि महिला पर हमले के निशान आरोपियों के डीएनए से मेल खाते हैं। चश्मदीद गवाह। सड़क पर मौजूद ठेले वाले और अन्य गवाहों ने आरोपियों की पहचान की।
सीमा का साहसिक बयान। घटना के लगभग 1 महीने बाद सीमा की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने पूरी हिम्मत के साथ घटना की एक एक सच्चाई बताई। सीमा ने बताया, मैंने उनसे मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मेरी बेबसी का फायदा उठाया। उन्होंने मुझे इंसान नहीं, एक वस्तु समझा। उस रात मैं खुद को सबसे कमजोर और लाचार महसूस कर रही थी। उसके बयान ने अदालत में मौजूद हर किसी को झकझोर दिया। सजा का ऐलान। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। रवि दुबे, मुख्य आरोपी, जिसने इस अपराध की शुरुआत की थी। आशीष गुप्ता, जिसने पहले से जारी दरिंदगी में शामिल होकर उसे और भयावह बना दिया। संजय वर्मा, जिसने महिला को दूसरी जगह ले जाकर दोबारा अपराध किया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा, इन तीनों ने न केवल पीड़िता के साथ बर्बरता की, बल्कि समाज की नैतिकता और मानवता पर भी हमला किया है। ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। समाज की प्रतिक्रिया और नई पहल। अदालत के फैसले के बाद पूरे देश में संतोष की लहर दौड़ गई। लोगों ने इस त्वरित न्याय की सराहना की, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। कई संगठनों ने महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किए। दिल्ली सरकार ने उस इलाके में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और रात में गश्त बढ़ाने की घोषणा की। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर और अधिक सक्रिय किए गए। सीमा की नई शुरुआत। घटना के कुछ महीने बाद सीमा को धीरे धीरे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हालांकि उसका शरीर ठीक हो रहा था, लेकिन उसके मन पर लगे घाव कभी भर नहीं सकते थे। समाज के कुछ संगठनों ने सीमा को पुनर्वास का प्रस्ताव दिया। कुछ एनजीओ ने उसे सहारा दिया और उसकी मदद से वह एक नई जिंदगी शुरू करने की ओर बढ़ी। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी उन महिलाओं की मदद करने में लगाएगी जो कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रही हों। एक कड़वा सबक और एक उम्मीद। सराय काले खां गैंगरेप कांड ने समाज को एक बड़ा सबक सिखाया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है।